कि तुम क्या जानो एक लेट लतीफ स्टूडेंट का दुख ब्लैकस्मिथ बाबू। जेन्युइनली यहाँ पर तो एकदम से ना उसके वक्त बदल गए। सच में ये सिचुएशन ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उसकी जिंदगी बदल दी कि भाई ये क्या हो गया। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच आई कैन वाउच फॉर कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। पहला रीजन तो भाई ये आपकी फ्लेमिंगो बुक का सबसे पहला चैप्टर है और इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो ये थोड़ा सा आयरॉनिक हो जाता है कि पहला ही चैप्टर लास्ट लेसन है, इस वजह से भी आप याद रखते हो, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पर बात करता है जिसके साथ आई कैन अश्योर कि मेजॉरिटी आप लोग जो है रेजोनेट कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर लैंग्वेज से रिलेटेड थीम पर बात करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे कवर इस चैप्टर का, अलॉन्ग विद थीम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आप अपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, फिर चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से इस चैप्टर के ऑथर का नाम आप लोग स्पैम कर दो, बिकॉज उनका नाम है अल्फोंस डॉडे। फटाफट से स्पैम कर दो। बीइंग अ फ्रेंच नेम, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक्सेप्ट ना करो, बोलो नहीं मैम हम अल्फोंस डॉडेट बोलेंगे। तो यार देखो, आपको रिटन एग्जाम देना है, कोई इशू नहीं है, वो भी बुरा नहीं मानेंगे, मैं भी बुरा नहीं मानूंगी। मेक श्योर कि आप स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखो। अब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम लोग फटाफट से देखेंगे कि ये चैप्टर किन थीम्स पर बात करता है, क्योंकि वहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं वो पहले हम देख लेंगे। तो ये चैप्टर जो है ना, और साथ ही के साथ इसके थ्रू हम लोग थीम्स के साथ ही हम लोग चलेंगे कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी। वाई? बिकॉज कोई भी ऑथर जब चैप्टर लिख रहा है तो उसका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मैटर करता है जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हो। वाई? बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि समरी पढ़कर काम हो जाएगा, आपको थीम्स, आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ करना होगा। नाउ ये चैप्टर हमें सिखाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस देखो, लैंग्वेज ना सिर्फ शो ऑफ करने का मीडियम नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को रखने का या कम्युनिकेट करने का मीडियम नहीं है। लैंग्वेज जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। सोचो अगर कभी ऐसा हो कि आपसे कोई कह दे कि कल से आपको हिंदी बोलनी नहीं है। इवन इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इवन इफ आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम एन इंग्लिश टीचर, डजंट मीन कि मुझसे कोई मेरी मदर टंग छीन ले या मुझसे कोई मेरी मदर टंग छीनने की बात करे। कैसा होगा, कितना डिफिकल्ट वो सिचुएशन होगा। हमें लगेगा कि यार हमसे किसी ने हमारी आइडेंटिटी ही छीन ली। तो पास्ट में वॉर लाइक सिनारियोज में अक्सर ऐसा होता था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो भी वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में यार कौन सफर करता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के रीजन के सिटीजन्स। तो ऐसा ही इस चैप्टर के बैकड्रॉप में है, वॉर चल रही है बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे फ्रैंको प्रशियन वॉर। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही है, और फ्रैंको से आप समझ गए होंगे कि फ्रांस, और प्रशियन बेसिकली प्रशिया। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में ये वॉर है। अब प्रशिया उस टाइम का जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट भी प्रशिया ही कहा जाता था, विच वॉज लेड बाय बिस्मार्क। तो आई एम श्योर आप लोगों ने सोशल साइंस में ये नाम जरूर सुना होगा। तो बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार गया, और एक स्पेसिफिक रीजन जिसका नाम है एल्सेज लॉरेन, इसके लिए फाइट थी। जर्मनी को भी ये एरिया चाहिए था, फ्रांस को भी ये एरिया चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका बैकड्रॉप यही है कि फ्रांस ये वॉर हार चुका है, और अब एल्सेज लॉरेन का जो रीजन है वो प्रशिया के अंडर आ चुका है, जो कि एक जर्मन स्पीकिंग एरिया था, जर्मन स्पीकिंग रीजन था। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि डिसीजन आया क्या कि भाई अब कल से स्कूल्स में फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी और अब जर्मन सिखाई जाएगी। तो सारे टीचर्स को बोला गया कि भाई अब आप लोगों को जर्मन नहीं, फ्रेंच नहीं, आपको अब जर्मन पढ़ानी होगी, अदरवाइज आप यहां से जा सकते हैं। तो बस उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है द लास्ट लेसन। ओके,
और ये चैप्टर अब आप समझ गए होंगे क्योंकि लैंग्वेज पर इम्पैक्ट आया है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज हमें सिखाता है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, वो आइडेंटिटी भी होती है, वो हमारा कल्चर भी रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडली जो दूसरा थीम हम यहाँ पर बात करेंगे वो है लॉस एंड रिग्रेट का। आई एम श्योर अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन इस तरीके की आती है कि किसी से उसकी लैंग्वेज ही छीन ली जाए, तो डेफिनेटली पहला जो दिमाग में इमोशन डेवलप होगा वो रिग्रेट का होगा, अगर अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली नहीं लिया गया, राइट। तो यहाँ पर सभी लोगों में एक रिग्रेट की फीलिंग आई कि भाई हमने आज तक अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमसे हमारी लैंग्वेज छीनी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन ली गई हो। दूसरा आप तीसरा इस चैप्टर में आप देखेंगे थीम पावर एंड ऑपरेशन। ऑब्वियसली क्योंकि वॉर लाइक सिनेरियो है तो आप डेफिनेटली ये थीम तो कहीं नहीं जाएगा भाई, वॉर है तो पावर के बारे में आप डेफिनेटली पढ़ोगे, आप ऑपरेशन देखोगे, और एक तरह से लैंग्वेज अपनी जबरदस्ती किसी और पर इंपोज करना तो ऑपरेशन ही हुआ, ठीक है। सो द प्रशियंस यूज लैंग्वेज कंट्रोल टू सप्रेस फ्रेंच आइडेंटिटी। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत ही बेसिक चीज को पकड़ा और भाई बोला कि भाई आप सीधा लैंग्वेज पर उन्होंने अटैक कर दिया कि आप अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोल सकते। उसके बाद हम देखेंगे पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी का थीम। पेट्रियोटिज्म कैसे कि भाई कैसे हमारे जो प्रोफेसर जो टीचर है इस चैप्टर में, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, वो रिबेल नहीं कर सकते थे, वो फाइट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर पेट्रियोटिज्म दिखाया, अपनी लैंग्वेज को पढ़ाकर जितनी नॉलेज थी, जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया, और सभी विलेजर्स ने भी वो यूनिटी दिखाई और साथ मिलकर आखिरी ट्रिब्यूट जो है उस टीचर को देने गए। तो ये हमें इस चैप्टर से देखने मिलता है। सो द विलेजर्स प्रेजेंस इन द क्लास शोज देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज, और साथ ही जो हमारे टीचर हैं एम हेमल, उनका आपने जो कंट्रीब्यूशन आप देखोगे इस चैप्टर में, उसको भी हम इसके अंदर में काउंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हो, विच इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। नाउ व्हाट इज दैट? कितना डिफिकल्ट सा बॉम्ब जैसा वर्ड है, आई एम श्योर घबरा गए होगे अभी तक इसे देखकर, लेकिन किसी ने इसके बारे में पढ़ा है तो यार देखो, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे बिलीव्स को लेकर बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं और दूसरों पर उसको इम्पोज करते हैं कि नहीं भाई नहीं, करना तो तुम्हें यही है, जो हम बोल रहे हैं वही करना है। तो इसी तरह से ये टॉपिक, ये टर्म बना है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, जिसका मतलब है एक ऐसा बिलीफ कि भाई वन लैंग्वेज और कल्चर इज सुपीरियर टू अदर। लिंग्विस्टिक क्योंकि वर्ड जुड़ गया इसलिए लैंग्वेज की स्पेसिफिकली बात हो रही है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के और शोविनिज्म होते हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कमेंट्स में बता दो कौन से और शोविनिज्म के बारे में आपने सुना है। तो लैंग्वेज जब अपनी सुपीरियर लगती है किसी को और वो अपनी लैंग्वेज किसी दूसरे पर इंपोज करता है और दूसरे की लैंग्वेज को इंफीरियर समझता है, तो उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। इस चैप्टर में हम ये अच्छे से देखेंगे कि कैसे प्रशिया ने अपनी लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज को इंपोज किया है एल्सेज के लोगों पर। तो दिस इज अनदर थीम लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। कई बार ये टर्म अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है। अब यहां से आप समझ चुके हो तो आप डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हो और फर्दर आगे आपको मैं क्वेश्चंस जो कराऊंगी वो लैंग्वेज के ऊपर बात करती है, तो वहां से भी आप आइडिया इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आंसर करने में ले सकते हो। अब क्विकली हम इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सो इन द लास्ट लेसन अ यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है, 19th सेंचुरी फ्रांस इज फोर्स्ड टू लर्न जर्मन। उसको फोर्सफुली जर्मन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसको बोला गया है कि भाई ऑर्डर आया है अब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ उसको ही नहीं ऐसे सभी वहां के स्टूडेंट्स को। लेकिन हम एक फ्रांस, एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को देखेंगे। एज हिज रीजन हैज बीन अनेक्स्ड, ठीक है, क्योंकि उसका जो रीजन है वो अटैक करा जा चुका है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जा चुका है प्रशिया के द्वारा, एंड दैट इज व्हाई द वर्ड अनेक्स्ड हैज बीन यूज्ड। हिज फ्रेंच टीचर, उनके जो फ्रेंच टीचर है फ्रांस के, क्या नाम है उनका? उनका नाम है एम हेमल। अब ये जो एम हेमल में एम है ना, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड मस्यू, ठीक है, जिसको कि हम मिस्टर बोलते हैं या सर बोलते हैं। तो आप लोग इतना टेंशन मत लेना, आप सिंपली एम हेमल करके उसको लिखेंगे। सो उनके जो फ्रेंच टीचर थे जिनको कि फोर्स किया गया है कि भाई अब आप अगर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं तो आप जाइए यहाँ से, आपको निकलना होगा क्योंकि अब फ्रेंच कंटिन्यू नहीं होगी। ही टीचर्स द बॉय अ फाइनल लेसन, वो फ्रांस को एक फाइनल लेसन देते हैं। ये फ्रांस का लास्ट लेसन एंड दैट इज व्हाई द टाइटल लास्ट लेसन इसीलिए है इस चैप्टर का, राइट। पूरे विलेजर्स जितने भी थे सभी वहां पर आए अपने लॉस को एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए, उस रिग्रेट
को थोड़ा कम करने के लिए, उस गिल्ट को कम करने के लिए, एंड ही टॉट देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। और इससे क्या हाईलाइट होता है कि भाई लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट होता है, कल्चर का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, राइट, ऑन इंडिविजुअल्स इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। तो अगर अपनी लैंग्वेज भी आपको आती है तो कोई आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकता, ठीक है। आप हमेशा उस पर्टिकुलर एरिया के, उस रीजन के ही रहोगे जहां की आप लैंग्वेज बोल सकते हो। नेटिव लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ। द लास्ट क्लास टॉट बाय देयर बिलवड फ्रेंच टीचर एम हेमल इज अ पॉइग्नेंट रिमाइंडर। और ये जो लास्ट क्लास उनके टीचर एम हेमल ने उन्हें पढ़ाई है, ये पॉइग्नेंट रिमाइंडर है ऑफ द पावर ऑफ नॉलेज। वो बार बार उनको रिमाइंड कराता है और हमें भी बताता है कि भाई नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पावर है, एंड अपने नेटिव लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक बार जल्दी जल्दी से ना, अब नेटिव लैंग्वेज की बात ही हो रही है तो सारे बच्चे जल्दी से जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हो, एक बार अपनी नेटिव लैंग्वेज का नाम मुझे जरा बताओ। आई वुड लव टू नो कि क्या अलग अलग लैंग्वेजेस आप लोग बोलते हो और अपनी अलग अलग लैंग्वेज में आप इस चैप्टर पर अपना व्यू प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो Now let us proceed with the line by line explanation। बहुत अच्छे से हम इसको पूरा बहुत ही फन वे में इस चैप्टर को करेंगे, ऑल्दो बहुत सीरियस है लेकिन we'll try to make it fun। Okay, चलो। So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Himal had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them। अब ये पूरा जो चैप्टर शुरू है ये इस I से शुरू है ना। Who is this I? ये I है फ्रांस, ठीक है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। आपको पूरी कहानी फ्रांस ही सुनाने वाला है, तो चलो फ्रांस के दुख और उसकी कहानी सुनते हैं। फ्रांस बोलता है कि भाई उस दिन ना मैं बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था, बहुत लेट हो गया था सुबह और मुझे कंटिन्यूअस एक डर लग रहा था, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। तो यहाँ नीचे आपको मीनिंग्स भी मिलेंगे सारे डिफिकल्ट वोकैबुलरी के। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, एक डांट उसको पड़ेगी आज क्योंकि ऑलरेडी लेट है। दूसरा, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि भाई वो पार्टिसिपल्स, ये एक टॉपिक होता है ग्रामर का, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन वगैरह करना पड़ता है कि इसको आप प्रेजेंट टेंस में बताओ, वर्ब को पास्ट टेंस में बताओ, तो ये वाला एक टॉपिक है पार्टिसिपल्स, राइट। अब उसको इस पर क्वेश्चन करने वाले थे एम हेमल और उसे कुछ भी नहीं आता था, है ना। आप लोग काफी अच्छे से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एवरी चाइल्ड स्टोरी, हम भी ऐसे ही थे कि बहुत डर लगता था, एक शब्द नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक मोमेंट के लिए तो लगा यार मैं भाग जाता हूँ, स्कूल जाने से तो बेटर ही है, मैं भाग जाता हूँ, मैं बंक कर लेता हूँ उस दिन। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, सब कुछ इतना प्यारा है बाहर, इतना सुंदर है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि देखो बर्ड्स जो है वो जंगल के बाहर जो है चींची कर रही है, चर्प कर रही है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और इस सुंदर से नेचुरल सीन के बीच में क्या देखता है फ्रांस कि ओपन एरिया में एट द बैक ऑफ द सॉमिल, ये क्या है आपका, जहां पर लकड़ी वगैरह की एक फैक्ट्री होती है, कटिंग वगैरह होती है वुड की, वहां पर प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। अब ड्रिल करने का मतलब है वो ट्रेनिंग ले रहे थे, अपना प्रॉपर मार्च पास्ट वगैरह वो कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और फ्रांस के हिसाब से तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव था, उसको ज्यादा मजा आ रहा था ये देखने में रादर दैन स्टडिंग पार्टिसिपल्स। यार पार्टिसिपल्स पढ़ने से तो ये बहुत बेटर है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल। लेकिन आज रिस्क नहीं लेने का बाबर है, आज तो जाना है, तो इसीलिए उसने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई टू रेजिस्ट, टू अपोज, कि चल यार ये सारे थॉट दिमाग से निकाल और भाग स्कूल को, बिकॉज आज हमें पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। और जब मैं पहुंच ही रहा था, कहाँ पहुंचा था, टाउन हॉल के पास पहुंचा था, तो सडनली देखता हूँ कि बुलेटिन बोर्ड के पास बड़ी भीड़ लगी है ना। बुलेटिन बोर्ड इज बेसिकली अ नोटिस बोर्ड, जहां पर सारा नोटिस वगैरह लगा रहता है। किसी भी आप देखोगे कोई भी सेंटर ऑफ योर सिटी, वहां पर लगा रहता है, जो भी रिलेटेड न्यूज आती है, कुछ अर्जेंट इमरजेंसी न्यूज होती है, तो बहुत भीड़ लगी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there। पिछले 2 सालों से सारी की सारी बैड न्यूज वहां से आई है। नाउ बैड न्यूज मतलब कौन सी बुरी खबर की बात हो रही है, वॉर रिलेटेड, है ना। जितनी भी वॉर रिलेटेड या किसी की सोल्जर की डेथ हो गई है, अब कौन सा एरिया नेक्स्ट कर लिया है प्रशियन सोल्जर्स ने, ये सब कुछ 2 सालों से यहीं पर आ रहा था, राइट। द लॉस्ट बैटल्स, की कौन सा बैटल हार गए हैं, द ड्राफ्ट, कोई नया नोटिस रिलीज हुआ है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कोई नया ऑर्डर रिलीज किया है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने खुद से सोचा विदाउट स्टॉपिंग,
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, भाई अब क्या स्यापा हो गया है, अब क्या इन्होंने यहाँ पर नोटिस डाल दिया है। और उसके लिए उतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पर उसे लग नहीं रहा था, बिकॉज ऑल ही वाज वरीड अबाउट द स्कोल्डिंग ऑफ एम हेमल, राइट। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." अब वो जितना ज्यादा स्पीड पकड़ रहा था, जितना फास्ट वो जा सकता था, वो जा रहा था। सडनली वहां के ब्लैकस्मिथ, अनदर कैरेक्टर, बहुत बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा बस इतना ही रोल है इनका, ब्लैकस्मिथ आवाज लगाते हैं जिनका नाम है वॉचर, ओके। वो वहां पर अपने अप्रेंटिस के साथ थे। नाउ अप्रेंटिस इज बेसिकली अ हेल्पर, जैसे कोई ट्रेनी होता है ना कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप अपने नीचे एक ट्रेनी रखते हो कि वो भी सीखे, आपका हेल्पर होगा। उसके साथ वो बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड, बुलेटिन इज दैट नोटिस जो आया हुआ है। कॉल्ड आफ्टर मी, वो एकदम से बोल पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, अरे इतनी तेज मत जाओ बेटा। या लड़के, बब जो है ना बेसिकली इनफॉर्मल वे में बॉयज को बोला जाता है कि अरे लड़के इतनी तेज नहीं जाओ, ऐसा वाला, ठीक है। सो डोंट गो सो फास्ट बब, you'll get to your school in plenty of time, तुम आराम से पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। plenty मतलब होता है enough। now what do you think ये लाइन क्यों बोली उन्होंने? अब देखो, I thought he was making fun of me। फ्रांस को तो लगा कि मजाक उड़ा रहे, जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग बहुत मजे मजे में 7:50 का स्कूल है तो 7:45 घर से निकल रहे हैं। कितने बच्चे करते हैं ऐसा? सभी करते हैं, मुझे लग रहा है, जो भी आसपास वाले होते होंगे स्कूल के पास वाले, कि मजे से निकल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लास 12th वाले तो खासकर, उन्हें वैसे भी कोई चिंता नहीं होती है ज्यादा जल्दी स्कूल जाने की। तो यहाँ पर फ्रांस को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या मैं ऑलरेडी लेट हूँ और ये कह रहे हैं बेटा आराम से जाओ, कोई नहीं और आराम से जाओ, बहुत बहुत टाइम है तुम्हारे पास, 2 बजे तक तुम स्कूल पहुंचो। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बुलेटिन तो उन्होंने पढ़ लिया था। उस बुलेटिन में क्या था फ्रांस को थोड़ी पता है, राइट। ये उन्होंने नोटिस पढ़ लिया है और हमें और आपको पता है, हमने थीम्स देख ली है कि उस नोटिस में क्या था, कि भाई कल से एल्सेज वाले एरिया में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। तो इस बेसिस पर उन्होंने फ्रांस को ये बात बोली थी कि बेटा बहुत टाइम है, अब तो तुम नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज पढ़ने नहीं मिलेगी, राइट। तो वो उन्हें लगा कि शायद फ्रांस को ये बात पता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में जा रहा है, जस्ट टू कंफर्ट हिम, है ना, उसको एक तरीके का कंफर्ट देने के लिए कि बच्चा है यार, इसको शायद जल्दी हो रही है इसको जाने के लिए, कि आखिरी लेक्चर आज ले लेगा, तो उसको कंफर्ट देने के लिए। लेकिन फ्रांस तो कुछ और ही सोच रहा था कि भैया मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो किसी तरह एम हेमल के गार्डन तक पहुंच जाता है। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, कि भाई बहुत ही, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी वो भाग रहा है, चल रहा है, तो थक गया काफी, तो थके। हाँ, तो देखो भाई, ऑलरेडी हमारा फ्रांस वॉज लेट, राइट। तो उसके मन में यही आ रहा होगा उस ब्लैकस्मिथ के लिए कि तुम क्या जानो एक लेट लतीफ स्टूडेंट का दुख ब्लैकस्मिथ बाबू, राइट। तो यहाँ पर वो किसी तरह आगे बढ़ता है और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो यूजुअली, यानी कि जनरली अक्सर ऐसा होता था कि जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ही शोर। बसल इज बेसिकली यू नो हसल एंड बसल, अगर आपने सुना है तो बहुत कियोस, बहुत शोर होता था यूजुअली, जैसे सभी के स्कूल में होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली तक आवाज आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हर चीज सुनाई दे रहा है, कब डेस्क ओपन हो रही है, कब क्लोज हो रही है, कितनी जोर से सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ बच्चे जब लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूनिजन मतलब होता है टुगेदर, बहुत तेजी से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इस तरह से पूरा हैंड्स जो है अपने ईयर्स पे डाला है, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की रूलर की आवाज आ रही है जो कि कंटिन्यूसली टैप कर रहे हैं वो टेबल पर, तो सब कुछ सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ शांत है, क्यों कोई आवाज नहीं कर रहा है? I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैं तो सोच रहा था कि शोर होगा, चुपचाप से क्लास में अंदर चला जाऊंगा। So commotion is the chaos, the noise. मैं तो सोच रहा था किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप अंदर एंट्री ले लूंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन हाँ भाई, आज ही मेरा दिन खराब था, मेरी किस्मत खराब थी कि सब कुछ एकदम संडे मॉर्निंग जैसा शांत था। नाउ एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ये आपका सिमिली है जब हम कंपेयर कर रहे हैं स्कूल की शांति को किससे, संडे मॉर्निंग वाली शांति। नाउ व्हाई
एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसका रीजन ये है कि देखो संडे मॉर्निंग स्कूल्स आर क्लोज्ड, राइट, तो वो शांति बिल्कुल यहाँ पर बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे आज स्कूल ही नहीं है, कोई है ही नहीं स्कूल में, आज स्कूल की छुट्टी है, एज इफ इट इज अ हॉलीडे टुडे, राइट, कि आज छुट्टी है, कोई है ही नहीं। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, एकदम से शांति। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और विंडो से मैंने देखा मेरे धोखेबाज क्लासमेट्स वो ऑलरेडी बैठे हुए थे अपनी अपनी जगहों पर। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमल जो अपनी डरावनी आयरन रूलर को लेकर इधर से उधर घूम रहे थे। तो देखो ये टेरिबल आयरन रूलर इनके पास है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है यहाँ से कि डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट टीचर रहे होंगे, ठीक है, ओके, ऐसे कोई बहुत चिल टीचर नहीं होंगे, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट टीचर रहे होंगे। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे जो है चुपचाप से एंट्री लेनी पड़ी सभी के सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, मेरी उस टाइम पर क्या हालत थी तुम इमेजिन कर सकते हो। रेडनेस मेरे फेस पर थी, मैं कितना ब्लश कर रहा था डर के मारे, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन, कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट एम हेमल ने कुछ नहीं बोला। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अपनी सीट पर जाओ प्यारे बच्चे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। ये सुनते ही फ्रांस को लगा ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल वो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गया वाला सीन हो गया फ्रांस के साथ, कि ये स्ट्रिक्ट टीचर मुझे बोल रहा है लिटिल फ्रांस, मतलब जहां मुझे मार पड़नी थी मुझे इतने प्यार से बुला रहा है। तो फ्रांस को तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि व्हाट इज हैपनिंग, भाई आज हो क्या रहा है ये सब कुछ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी सीट पर गया, अपनी बेंच पर बैठ गया जाकर, ठीक है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी मैं अपने डर से बाहर ही आया था, अभी इतना पूरा का पूरा उसके मन में केओस चल रहा था कि भाई एंट्री कैसे लूं, एंट्री ले ली, किसी तरह बैठ गया, नजर में भी आ गया एम हेमल के, और वो भी बड़े स्मूथली, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सडनली इस सब डर से वो बाहर ही आया था, फ्राइट मतलब होता है दैट स्केयर। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और अचानक से मेरी नजर पड़ती है कि आज हमारे टीचर ने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना है, मतलब सज धज के आए हैं। सोचो कभी मैं ऐसे आ जाऊं एकदम तैयार वैयार होके, तो तुम सोचोगे पता नहीं क्या ही है, आज पार्टी है क्या, मैम इतना तैयार होके क्यों आई है, एसएनएफ की टी शर्ट में क्यों नहीं है मैम, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, सरप्राइजिंग था काफी। फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, फ्रिल्स वाली शर्ट जो इधर इधर पूरा ओपन रहता है थोड़ा सा, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप भी उन्होंने पहनी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरा जो कि हर तरफ डिजाइन जिसमें बना हुआ है, डेकोरेटेड है, कढ़ाई हुई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। और ये कपड़े तो वो स्पेशल ओकेजन में पहनते थे, कभी स्कूल में इंस्पेक्शन हो गया, किसी तरह का इन्विजिलेशन करना है, कोई बाहर से आते हैं ना कई बार स्कूल्स में, तो उसके लिए रेडी होकर आते हैं टीचर्स। ये आज क्या है ऐसा, या फिर कोई प्राइज डेज होते हैं, कोई एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे या कुछ इस तरीके का। बिसाइड्स इसी के अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज सॉलम, और यही नहीं आज तो स्कूल भी बड़ा अजीब लग रहा है यार, कोई शोर नहीं कर रहा, सब लोग इतना सीरियसली बैठे हैं। सॉलम का मतलब होता है सीरियस, सबको इतना सीरियस है, आज क्या हो गया, आज सबको पढ़ने का मन कर रहा है क्या, व्हाट इज रॉन्ग टुडे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ था, उसको और सरप्राइजेस मिलने वाले थे, तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था फ्रांस के लिए, ऑन द बैक बेंचेस, आखिरी के सीट्स पे जो कि हमेशा एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग आके बैठे हैं यार। अब उसमें कौन था, उसमें आपके पास एक और कैरेक्टर है, ओल्ड हॉजर, ओके, ये आपको याद रखना है नेम व्हाइल यू आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनकर ओल्ड हॉजर भी वहां पर बैठा हुआ है। तो फॉर्मर मेयर वहां पर, फॉर्मर इज जो एक्स रहे होंगे, ठीक है, जो वहां के उस एरिया के मेयर रहे होंगे वो भी वहां पर आकर बैठे हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहां बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग वहां पर आसपास बैठे हुए विलेज के लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई सैड दिख रहा है, क्या हो गया भाई आज। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर अपने साथ एक प्राइमर लेकर आया। अब गर्ल्स प्राइमर या बॉयज कोई मत सोचना प्राइमर की वो मेकअप लेकर आया है, प्राइमर जो है एकदम बिगिनर लेवल पर जो बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको बोला जाता है प्राइमर। थम्ड एट द एजेस, मतलब जो एक वो बुक लेकर साथ में आए थे, बहुत ही बेसिक, जिसमें लैंग्वेज लर्निंग का कुछ होगा, बेसिक ABCD जैसा कुछ, और जो किनारों से जो है पूरी तरह से खराब है, डैमेज्ड है। सो थम्ड एट द एजेस मतलब वॉर्न आउट, पूरी तरह से डैमेज्ड।
ठीक है, किनारे से जो पूरा डैमेज हुई है ऐसी बुक वो लेकर बैठे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपनी नीज पर उन्होंने उसको ओपन किया था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनकी नजरें जो थी वो उन पेजेस पर थी, बहुत ध्यान से कुछ तो वो पढ़ रहे थे। ठीक है, While I was wondering about it all, M. Hemal mounted his chair, और अभी मैं सोच ही रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है आज स्कूल में, कि सडनली एम हेमल ने अपनी चेयर को थोड़ा सा एडजस्ट किया, मूव किया, प्रॉपर एक पोजीशन पर उसे लेकर आए, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माउंटेड, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सेम सीरियस और जेंटल, बहुत ही काइंड टोन में उन्होंने बोला, जिस टोन से उन्होंने मुझे एंट्री कराई थी क्लास में, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। The order has come from Berlin. बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि सिर्फ और सिर्फ एल्सेज में, सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए एल्सेज के सारे स्कूल्स में, एल्सेज एंड लोरेन के सारे स्कूल्स में। जो आपके नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप अटेंटिवली इस चैप्टर को सुनो। What a thunderclap these words were to me. अब यहां पर देखो, फ्रांस अभी तक बेचारा कंफ्यूज था, लेकिन जब उसने एम हेमल की ये बात सुनी तो जेन्युइनली यहां पर तो एकदम से ना उसके वक्त बदल गए। सच में ये सिचुएशन ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उसकी जिंदगी बदल दी कि भाई ये क्या हो गया। मतलब आज फ्रेंच पढ़ने का लास्ट डे है, जिस लैंग्वेज को उसने आज तक इंपॉर्टेंस नहीं दी वो आज उसका दी एंड हो जाएगा लर्निंग का। सो इसीलिए उसने बोला है कि दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप। थंडर क्लैप सुनते ही ना ये वाला याद रखना, इस मीम से कनेक्ट करना, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर फ्रांस, कौन से वर्ड्स फ्रांस के लिए थंडर क्लैप थे, शॉकिंग थे। तो आप इसको लिखेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, दैट German will be taught in the schools of Alsace-Lorraine from the next day, right? ये words thunderclap थे हमारे फ्रांस के लिए। ओह तो wretches, और अब वो अपने मन में भर भर के गालियां दे रहा है। ठीक है, गालियां ऑब्वियसली आप लोग अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं लिख रहे हो। उसने बोला है द wretches, किसको बोला है? प्रशियन सोल्जर्स को, कि ये वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। That was what they had put up at the town hall. ये इसको लेकर वहां क्राउड लगा हुआ था, पूरा भीड़ लगा था। अब वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है और उसे चीजें समझ में आती है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब शौक लग गया है बिल्कुल हमारे फ्रांस को, अभी तक मजे से बड़ा ही कोसता हुआ आ रहा था स्कूल को, है ना, लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया कि भाई ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे लिखना ही नहीं आता, कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा है आज तक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि मतलब अब मुझे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, यहीं पर रुक जाओ, अब तो खत्म, वैसे भी स्कूल बल्ले बल्ले, अब तो कल से पढ़ना नहीं है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको थीम ऑफ रिग्रेट पूरी तरह से शो करेगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब पढ़ने जाना होता था तो मैं तो बर्ड्स के अंडों के पीछे भाग रहा होता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार रिवर, जो हमारे यही नियर बाय एक रिवर है जिसका नाम है सार, मैं वहां चला जाता था खेलने कूदने। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूइसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी बुक्स जिनको मैंने कभी तरीके से खोल के नहीं देखा, जो मुझे नॉनसेंस लगती थी हमेशा से, सो हैवी टू कैरी, इतना भारी बोझ लेके मुझे जाना पड़ता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जितने भी सेंट्स जो प्रीचिंग देते हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी बातें बोली है, मुझे सब कुछ जो बोरिंग लगता था, were old friends now that I couldn't give up, अब वो मुझे पुराने दोस्तों के जैसे लग रहे हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता। राइट, जैसा क्लास 12th के बच्चों को कुछ टाइम बाद लगेगा, आप लोगों का सेशन ओवर हो जाएगा, स्कूल लाइफ का दी एंड हो जाएगा, आप यहाँ से रेजोनेट कर पाओगे कि कैसे जब आप जिसको बहुत लाइटली लेते हो, स्कूल लाइफ को हमेशा से कोसते आए हो कि यार क्या यार स्कूल जाना पड़ता है, एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जब आप लोग तरसोगे कि यार काश स्कूल जाना होता, कितनी सुंदर लाइफ होती है। तो ऐसा ही अब यहाँ पर फ्रांस को लग रहा है अपनी लैंग्वेज को लेकर कि यार अब कल से मुझे फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी। एंड एम हेमल
to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और सिर्फ फ्रेंच ही नहीं, यहाँ पर एम हेमिल को लेकर भी फ्रांस के मन में बहुत इमोशंस डेवलप हो रहे थे कि यार कल से ये नहीं होंगे पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर उसको ये थॉट बहुत डिस्टर्ब कर रहा था कि कल से मुझे एम हेमिल नहीं दिखेंगे, और बार बार ये थॉट उसको मजबूर कर रहा था ये भुलाने पर कि यार वो कितने स्ट्रिक्ट और क्रैंकी हुआ करते थे। क्रैंकी इज बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, वो हर चीज को इग्नोर करने को रेडी था। लेकिन ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब फ्रांस को समझ में आया कि बेचारा ना, पुअर मैन यहाँ पर बोला है, दिस वर्ड पुअर ये आपको ऐसा नहीं है कि वेल्दी या पुअर वाला पुअर है, ये उसके इस पैथेटिक, इस मिजरेबल कंडीशन को डिफाइन कर रहा है कि अब वो इतना हेल्पलेस है कि कुछ नहीं कर सकता है, ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता है एम हेमिल, यू नो उसके ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो ही सेज पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो अपने इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, ऑनर देने के लिए उसने इतने अच्छे संडे क्लोथ्स पहने हैं, ये स्पेशल ओकेजन पर जो कपड़े पहने जाते हैं वो पहने हुए हैं। एंड नाउ आई understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आ रहा है कि विलेजर्स क्यों आकर लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too, क्योंकि वो भी बहुत दुखी हैं, और वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, वो थैंक बोलने आए हैं एम हेमिल को फॉर हिज सर्विस, जो 40 साल से वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उनको एक ट्रिब्यूट देने आए हैं, क्योंकि आज तक तो वो कभी स्कूल आए नहीं, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी नहीं कभी एजुकेशन को, लैंग्वेज को। सो इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था थैंक यू बोलने का, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपनी कंट्री को एक रिस्पेक्ट देने का। देखो कंट्री एंड लैंग्वेज दोनों कनेक्टेड फैक्टर्स है, कनेक्टेड एलिमेंट्स है, तो अपनी कंट्री को थैंक यू बोलने का एक मीडियम उन्होंने चुना, और वो इस क्लास को अटेंड कर रहे थे। Now, while I was thinking of all this, और ये सब चीजें दिमाग में चली रही थी फ्रांस के, I heard my name called, और सडनली ना उनको, फ्रांस को अपना नाम सुनाई देता है कि किसी ने फ्रांस को बुलाया। It was my turn to recite. ये फ्रांस की टर्न थी रिसाइट करने की, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने थे या जो भी उनको लर्न करने को दिया गया था पार्टिसिपल्स पर, वो फ्रांस को सुनाना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? यहाँ पर फ्रांस को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि यार अभी ना मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि भाई काश ऐसा होता कि मैं बिना मिस्टेक के पार्टिसिपल्स पर या अपने इस फ्रेंच लेसन पर कुछ भी बोल देता, मैं कुछ भी गिव अप करने को रेडी हूँ। लेकिन बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पर मैंने पहले ही कुछ शब्द बोले और मैं कंफ्यूज हो गया। आई गॉट मिक्स्ड अप एंड स्टूड देयर, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, होल्डिंग अप ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और इस एम्बैरेसमेंट में मेरा हार्ट बीट हो रहा था बहुत ज्यादा, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था एम हेमिल को फेस करने का। I heard M. Hamel say to me, और suddenly M. Hamel बोलना शुरू करते हैं, I won't scold you little France, you must feel bad enough. मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुमको बुरा लगना चाहिए। See how it is, देखो कैसा होता है। Every day we have said to ourselves, हर दिन हमने अपने आप से बोला we have plenty of time, यार आराम से पढ़ लेंगे, क्या है फ्रेंच ही तो है, बिग डील, इंग्लिश है आराम से पढ़ेंगे, लास्ट डे क्या फर्क पड़ता है ना। फिर लास्ट डे एग्जाम डे पर जाएंगे, रोएंगे, अरे यार मैम ने कहा था, दीपिका मैम ने कहा था पढ़ लो, ठीक है शुरू से पढ़ लो, पर नहीं सुना। आई लर्न इट टुमारो, हम हमेशा यही बोलेंगे करे कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो कहाँ पहुंच गए, क्या सिचुएशन है हमारी, अपनी लैंग्वेज हमें नहीं आती है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्सेज के साथ। अब एल्सेज के साथ का क्या मतलब है, ये एल्सेज के लोगों की बात हो रही है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के जो लोग हैं ये लर्निंग को आगे के लिए बढ़ा देते हैं कि यार छोड़ो, हम क्या करते हैं डिले कर देते हैं, कल कर लेंगे, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट थोड़ी है इतना। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो बाहर है ना जिन्होंने ऑर्डर भेजा है तुम्हें, द प्रशियन सोल्जर्स, द प्रशियंस, वो आराम से बोलेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। खुद को बड़े आए फ्रेंचमैन बोलने वाले, ना तुमको लिखना आता है फ्रेंच, ना तुम्हें ढंग से फ्रेंच बोलनी आती है, किस बात के तुम फ्रेंचमैन हो, बट यू नॉट द वर्स्ट। लेकिन अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फ्रांस को ही तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर सबकी बात हो रही है, और उसको क्लियरली बोल भी देते हैं कि भाई सिर्फ तुम बुरे नहीं हो फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सब में कमी है, ठीक है,
हमने सबने ऐसा काम किया है कि हमको एक दूसरे को, देखो सबको, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, यहाँ पर गलती हम सबकी है, हम खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं और तुमको भी, राइट। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ। अब कैसे वो सबको बता रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो वरिड नहीं थे, एंग्शियस मतलब उनको कोई चिंता नहीं थी कि तुम पढ़ो लिखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और अदर मिल्स। उन्होंने प्रायोरिटी दी कि भाई जाओ बेटा काम करो, पैसे वैसे कमाओ, थोड़े से पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, राइट। एंड आई, और मेरी गलती, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो। अब देखो कितना डेयरिंग स्टेप यहाँ पर उन्होंने लिया, उन्होंने खुद की मिस्टेक भी एक्सेप्ट करी। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। मैं तुमको फूलों में पानी देने नहीं भेजता था, मेरी भी गलती है ना। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मैं तुमको पढ़ा सकता था, लेकिन मैं क्या करता था, मैं भी बहुत ज्यादा डिले करता था कि चलो यार कल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैंने भी गलती की। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं क्या तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था, तो गलती तो मेरी भी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इस तरह से एम हेमल एक के बाद एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते चले गए और वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते रहे कि भाई दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें किसी भी तरह से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको सेव करके रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए अपनी लैंग्वेज को। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को स्लेव बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर अच्छा कंट्रोल पाकर रखा है उन्होंने, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो भाई यहां पर क्लियरली बोला है कि लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज बोल देने से आप किसी तरह के प्रिजन से बाहर आ जाओगे, आप किसी भी तरह से एकदम फ्री हो जाओगे, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी ना तो बहुत इजीली आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है, राइट। अपनी लैंग्वेज के मीडियम से धीरे 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 करके आपको किस तरह से टोटली कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू अ स्पेसिफिक रीजन और रिलीजन, इस तरह से तो बहुत ही डेंजरस सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं अगर आपको अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती है। आपको देखो लैंग्वेज क्या होता है, वो कल्चर को जब आप एक जगह से दूसरी जगह हम लोग प्रमोट करते हैं कल्चर को, तो लैंग्वेज इज द मीडियम। अगर लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो डेफिनेटली धीरे धीरे कल्चर भी खत्म होता चला जाएगा, नए कल्चर को हम एक्सेप्ट करने लगेंगे, एंड इवेंचुअली जो हमारा ओरिजिनल, हमारा जो रूट है वो हम भूलते चले जाएंगे। सो व्हेन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और ये सब समझाते हुए उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें पढ़ाना शुरू किया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। आज तो सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, फ्रांस ऐसा सोच रहा था मनी मन। सो इजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। फिर मैं भी सोच रहा था कि आज तक तो मैंने कभी ध्यान से कुछ सुना नहीं, and that he had never explained everything with so much patience। और आज से पहले तो एम हेमल ने भी कभी इतने पेशेंस से कुछ कभी पढ़ाया ही नहीं, आज ये भी बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हैं इतने पेशेंस के साथ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि एम हेमल आज अपनी सारी नॉलेज जाने से पहले हमें देकर जाने वाले हैं, and to put it all into our heads at one stroke। ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में वो सारी नॉलेज हमें देकर चले जाएंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और फिर ग्रामर के बाद हमको राइटिंग, जैसा कि होता है लैंग्वेज में राइटिंग सेक्शन होता है आप लोगों का, तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन वो हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे, आंसर शीट्स लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उसमें बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। अब देखो एम हेमल कोई सोल्जर नहीं थे कि वो फाइट कर सके, लेकिन अपने प्रोफेशन के थ्रू उन्होंने हर पॉसिबल तरीका दिखाया टू रिबेल अगेंस्ट द ऑपरेशन। ठीक है, उन्होंने रिबेल करने की पूरी कोशिश की। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हो जो पूरे स्कूल रूम में लटके हुए घूम रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे डेस्क के ऊपर रॉड लगी है और वहां पर कोई फ्लैग्स हो। You ought to have seen how everyone set to work। और यहाँ पर फ्रांस हमें बोल रहे हैं, हमें भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने साथ, कि देखना चाहिए था आपको कि किस तरह से हर कोई काम में लगा हुआ है, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और हर कोई इतना शांत है, हर तरफ इतनी शांति है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। एक ही साउंड सुनाई दे रही है, वो भी स्क्रैच होने की, यानी कि लोग लिख रहे हैं, बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं, तो वो स्क्रैचिंग सुनाई दे रही है ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लो इन, और क्या यहाँ पर देखो वो और इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ना छोटा सा कीड़ा एंटर कर गया, कुछ कीड़े अंदर घुस गए क्लासरूम में, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू इट। किसी ने ध्यान नहीं दिया वहां पर। अदरवाइज क्या होता है, एक छोटी सी हाउस फ्लाई भी अंदर आ जाती तो कैसे सब लोग चिल्लाने लगते हैं,
जस्ट फॉर फन, राइट। लेकिन आज किसी को ऐसा नहीं करना है, किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उस स्कूल रूम में, वहां उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जिनका काम अभी सिर्फ कितना था, वो ये फिश हुक्स को बस ट्रेस कर रहे थे, बनाना सीख रहे थे, ड्रॉ करना सीख रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी इतना सीरियसली क्लास में पढ़ रहे थे जैसे ये भी फ्रेंच का ही पार्ट है, जबकि ये सिर्फ स्केचिंग है, ड्राइंग है, राइट। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। और छत पर, ये देखो फ्रांस कैसे ऑब्जर्व कर रहा है हर एक चीज, फ्रांस बोल रहा है कि वहीं से देखता है वो छत पर क्या थे, पिजन्स बैठे हुए थे जो बहुत ही लो साउंड में अपना कू साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन बुलवाएंगे। पिजन्स को थोड़ी, यही थोड़ी ना है कि पिजन्स, फ्रांस के पिजन्स कुछ अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया के पिजन्स कुछ और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जर्मनी के पिजन्स की आवाज कुछ और है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर लेकिन ये लाइन बोलने से क्या, देखो ये बहुत ही इलॉजिकल सा लगेगा आपको, लेकिन बहुत ही डेप्थ दिखा रहा है ऑपरेशन की, कि यार किसी से उसकी नेचुरल एबिलिटी आप छीन रहे हो। हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, आप हमें बोल रहे हो कि आप वही नहीं सीखोगे। तो ये तो इट्स लाइक कि आप पिजन्स को बोलो कि भाई तुम्हें कू नहीं करना है, तुम किसी और लैंग्वेज में कू करो। डॉग्स को बोल दो कि भाई ये वाली बार्किंग, ये लैंग्वेज नहीं, फ्रेंच में बार्क करो। कैसे पॉसिबल है ये, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himal sitting motionless in his chair. और जितनी बार भी मैं अपने नजरों को उठाकर एम हिमल की तरफ देख रहा था, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा बीच में होता है, हम लोग इधर उधर ध्यान देते हैं, तो जितनी बार फ्रांस ये कर रहा था, तो वो एम हिमल को कैसे देख रहे थे कि वो मोशनलेस, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे, अपनी चेयर में बैठे हैं, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो बहुत देर तक एक चीज को स्टेयर कर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था कि वो हर एक इमेज को अपनी आंखों में बिठा लेना चाहते हैं। Fancy, interesting, fancy मतलब interesting. For 40 years he had been there in the same place. 40 साल से तो वो इसी रूम में है, अब क्या वो इतना घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन with his garden outside the window and his class in front of him just like that. कि यहाँ पर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ मेमोरीज अपने मन में बिठा लेना चाहते हैं। उनका विंडो के बाहर गार्डन को वो देख रहे हैं, क्लास है उनके सामने, ये 40 साल से तो ये ऐसी ही रही है, आज इतने प्यार से क्यों वो देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि ये है उनका लास्ट लेसन। सिर्फ इस सब में जो चेंज हुआ है, वो क्या चेंज हुआ है, द डेस्क्स एंड बेंचेस, जो कि विद टाइम कंटिन्यूअस यूज की वजह से वॉर्न स्मूथ, मतलब डैमेज हो चुके हैं। द वॉलनट ट्रीज अखरोट के पेड़ों को बोला गया है। इन द गार्डन वर टॉलर, वो भी बड़े हो चुके हैं, 40 साल पहले ऑब्वियसली उनकी हाइट अलग रही होगी, अब वो अलग हो चुके हैं। एंड द हॉप वाइन, नाउ हॉप वाइन ये होता है हॉप वाइन, ठीक है, पूरी बेल लगती है इसकी, जो इन्होंने खुद प्लांट किया था, ये उस क्लास के विंडो से होते हुए रूफ तक पहुंचने की कोशिश में है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना इनको बुरा लग रहा होगा कि ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, कितना बुरा इसको लग रहा होगा इस आदमी को। इसीलिए पुअर मैन बार बार बोला है कि जब वो रियलाइज कर रहे होंगे कि मेरी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही है ट्रंक्स में, यानी कि वो जो इस तरह के आपके बॉक्सेस टाइप के होते हैं, पुराने ज़माने में हुआ करते थे। आई होप मतलब अगर आपको कहीं देखने मिले तो आपको रिमाइंड करोगे, ट्रंक पूरा बॉक्स टाइप का होता है, मेटल में भी होते हैं, वुडन बॉक्सेस भी होते हैं, और काफ़ी क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, राइट। तो वो ट्रंक्स में पैकिंग कर रही होगी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन इनको कंट्री छोड़कर जाना है, राइट। तो कितना बुरा लग रहा होगा इन्हें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी ये सब प्रेशर में भी, इतने ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ही हैड द पेशेंस, वो सब्र था उनके अंदर कि वो आखिरी तक हर बच्चे से एक एक वर्ड सुने। आफ्टर द राइटिंग करने के बाद हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा, और उसके बाद छोटे छोटे से जो बच्चे थे वो बा बे बी बो बू ये सब पढ़ रहे थे, जो साउंड हम लोग सीखते हैं, जैसे हिंदी में होता था ना हमारे पास 12 खड़ी हम लोग पढ़ते थे, सॉरी ये क का की ये वाला, तो इसी तरह से बच्चे भी ये साउंड वगैरह सीख रहे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और उसी रूम के लास्ट में ओल्ड हॉजर ने अपना चश्मा जो है वो लगा लिया है, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, बुक जो उनके सामने बुक है वो प्राइमर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ी हुई है, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उन बच्चों के साथ उन लेटर्स को पढ़ रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देखो वो भी रो रहा था, आप आराम से देख सकते थे, ये देख सकते हो, ये
हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और कंटिन्यूस रोने की वजह से वॉइस में देयर वाज सॉर्ट ऑफ ट्रेम्बलिंग, कपी थी वॉइस में, राइट. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और इतना फनी लग रहा था हॉजर को, बच्चों की तरह वो पढ़ते हुए देखकर कि हम रोना भी चाहते थे, हमें हंसी भी आ रही थी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. मुझे कितने अच्छे से ये लेसन याद रहेगा. एक एक मोमेंट यहाँ पर हमें डिस्क्राइब किया, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन. All at once the church clock struck 12, और suddenly church clock में 12 बजते हैं. Then the angelus, वो एक प्रेयर होती है, राइट, जो चर्च में गाई जाती है. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और उसी मोमेंट में ना जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनके ट्रम्पेट की आवाज आती है. वो ड्रिल कर रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी, उनकी प्रैक्टिस चल रही थी. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल. एम हेमल सडनली खड़े हो जाते हैं. वेरी पेल इज उनके फेस पर ना देयर वाज डलनेस, एक येलो येलो सा टिंट था फेस पर, लैक ऑफ ब्लश, वो एनर्जी नहीं नजर आ रही थी. इन हिज चेयर, राइट, अपनी चेयर पर वो खड़े हुए. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. यहाँ पर स्टेटमेंट दिए फ्रांस ने कि यार इससे पहले मैंने कभी इनको ऐसे नहीं देखा. टॉल बोला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हाइट पर कमेंट कर रहा है, नहीं. यहाँ पर बोला है कॉन्फिडेंट, कि भाई इतना कॉन्फिडेंट वे में मैंने कभी इस बंदे को ऐसे खड़े हुए नहीं देखा. आज ये अचानक से ऐसे प्राउडली क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है? ऑब्वियसली क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो वो प्रशियन सोल्जर्स वहां से गुजर रहे थे, विंडो से दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का रिबेल उन्होंने दिखाया, राइट, कि भाई मैंने अपना काम किया है, मैंने टिल द वेरी एंड मैंने अपना प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई किया है, मैंने अपने वे में पेट्रियोटिज्म रिफ्लेक्ट किया है. माई फ्रेंड सेड ही I but something choked him. वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा सफोकेशन हुआ, ऐसा लगा कोई चीज उनको रोक रही थी. He could not go on, वो बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए. Then he turned to the blackboard, और फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस किया. Took a piece of chalk, एक चौक पकड़ा, and bearing on with all his might, might का मतलब होता है करेज, ताकत, स्ट्रेंथ, अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया. He wrote as large as he could, Vive la France. उन्होंने सारी हिम्मत लगाकर एक स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी, वीव ला फ्रांस, कि भाई लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है, कि फ्रांस जो है वो जिंदाबाद रहे, जैसे बोलते हैं ना. ठीक है, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट वहां पर लिख दी इन फ्रेंच. Now then he stopped and leaned his head against the wall. और फिर वो रुक गए, उन्होंने अपने हेड को वॉल पर इस तरह से लीन किया, झुकाया. and without a word, और बिना कुछ बोले, he made a gesture to us with his hand. सिर्फ एक जेस्चर किया, ऐसे इशारा किया. School is dismissed, you may go. School is over, आप जा सकते हो. So that was the last lesson. ठीक है, ये उनका लास्ट लेसन था. एंड आई एम श्योर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से, देखो ऐसा नहीं है कि हर कोई फाइटर हो प्रॉपर या बॉर्डर पर ही जाकर लड़े अपने नेशन के लिए. बीइंग सिटीजन सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने लेवल पर अपने नेशन को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का. तो यहाँ पर एज अ टीचर उन्होंने अपना काम कर दिखाया. एक एपिटमी बने वो पेट्रियोटिज्म की. बाकी विलेजर्स ने भी यूनिटी दिखाई, उनको ट्रिब्यूट देने वो भी पहुंचे. ऑल्दो इट वाज क्वाइट लेट, बहुत लेट हो चुका था. इट इज लाइक बहुत ज़्यादा डिले करने की वजह से वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाए. और लैंग्वेज सीख नहीं पाए से मतलब ये है कि देखो प्रोफेशनल लेवल पर अपनी लैंग्वेज सीखना लिखना अलग बात होती है, जो हम डे टू डे बोलते हैं वो बात नहीं है यहाँ पर. ऐसा नहीं था कि उन लोगों को फ्रेंच बोलनी नहीं आती थी, बट लैंग्वेज लर्निंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस, है ना. जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें इंग्लिश मिक्स करते हैं, दैट इज हिंग्लिश. सो लाइक दैट कि बच्चों को कंफ्यूजन हो कि मैम फ्रांस में रह रहे थे और फ्रेंच नहीं आ रही थी, ये क्या बात है. लैंग्वेज लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो सब में इन्होंने डिले किया. एंड अल्टीमेटली विद ऑल दीज थीम्स वी आर डन विद द चैप्टर. एंड आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा. लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे मेजॉरिटी आपके डाउट्स भी टैकल हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर अगर कुछ भी और डाउट होता है आप कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन करो. आई डू रीड एंड रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है. एवरीवन ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वाज फिल्ड विद रिग्रेट. कमेंट. अब छोटी छोटी चीजों का तो यार आप लोग आराम से आंसर कर लेते हो कि भाई कि कौन सा टॉपिक फ्रांस से पूछा जाने वाला था, तो आप बोलोगे मैम पार्टिसिपल्स, राइट. तो ये बेसिक क्वेश्चंस तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते से आपको आ जाते हैं.
लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस, वहां पर आप लोग फंसते हो। तो देखो क्या थीम पूछा है, आई मीन किस थीम पर बात हो रही है, एक्चुअली रिग्रेट एज अ थीम। तो हर कोई जो उस रूम में था वो रिग्रेट से भरा हुआ था, उनके मन में बहुत ज्यादा एक गिल्ट था कि यार हमने टाइम पर अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी, आज सीखी होती तो ये नौबत नहीं आती, राइट? ओके, सो इस पर हमें कमेंट करना है। तो हाउ आर वी गोइंग टू आंसर? सो द लास्ट लेसन इज हैवी विद रिग्रेट। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये रिग्रेट से ही भरा हुआ है, लोडेड विद रिग्रेट। एवरीवन फ्रॉम फ्रांस टू द विलेजर्स, फ्रांस से लेकर विलेजर्स तक हर कोई है ना, दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर फ्रेंच लैंग्वेज। सब रियलाइज कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू ओनली व्हेन इट्स अबाउट टू बी टेकन अवे। और कब? जब वो उनके हाथों से जाने वाली है। दिस रिग्रेट रिफ्लेक्ट्स अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। और ये जो रिग्रेट है ना, ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एम हेमल्स इमोशनल टीचिंग, उनकी जो इमोशनल टीचिंग थी, वो जो लास्ट लेसन उन्होंने दिया था, एंड द विलेजर्स अटेंडेंस, विलेजर्स की जो वहां पर अटेंडेंस थी, ये क्लियरली क्या शो करता है? द डेप्थ ऑफ दिस फीलिंग, वो क्लियरली उस रिग्रेट को शो करता है। एम हेमल भी रिग्रेट में थे कि यार मैंने भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया पढ़ाने को, मैं भी मिस करा रहा था इनको क्लासेस, मेरी भी गलती है। वो प्रॉपर रेडी होकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी क्लास ली। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू चेरिश आवर लैंग्वेज एंड कल्चर बिफोर इट्स टू लेट। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है, ये हमें रिमाइंडर देता है कि यार देखो, जो हमारी लैंग्वेज है ना, उसको चेरिश करो, एंजॉय करो, लर्न इट, यू नो, उसको प्रायोरिटी दो बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है। देखो क्या क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन शोज दैट पीपल सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस द लैंग्वेज वाज टू देम। ये जो चैप्टर है ना, ये क्या क्लियरली दिखाता है कि उनके लिए लैंग्वेज उनकी कितनी प्रेशियस है। यू हैव टू कॉमेंट, आपको इस पर कॉमेंट करना है। तो पीछे का जो क्वेश्चन है ये काफी सिमिलर है, आप सिमिलर थीम पर यहाँ पर बात कर सकते हो, राइट? लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पर आप लिख सकते हो। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, टेक इट एज अ होमवर्क, और कमेंट्स में आप लोग इसके आंसर करो। बहुत ज्यादा भी नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट राइट द की वर्ड्स, की फ्रेजेस, ठीक है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? मैंने आपको कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है, क्या फ्रेज है? फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि ये डेप्थ ऑफ ऑपरेशन दिखाता है, राइट? कि नेचुरल एबिलिटी ही किसी से छीन ली जाए तो उसका क्या मतलब होता है। वो एक तरह से ऑपरेशन का डेप्थ ही तो दिखा रहा है। सो फ्रांसिस थॉट, ये मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया है क्योंकि मेरे को पोजेशन दिखाना है कि फ्रांस का जो थॉट था अबाउट द पिजन सिंगिंग इन जर्मन इज अ मोमेंट ऑफ ड्रामेटिक एग्जैजरेशन। एक तरह से उन्होंने ड्रामेटिक एग्जैजरेशन दिया है। ये लॉजिकल आपको नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन पर उन्होंने एग्जैजरेट किया है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला है। दैट एक्सपोजेज, जो क्या एक्सपोज कर रहा है, जो क्या आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, हिज ग्रोइंग फियर, उस बच्चे का फियर, उस बच्चे का डर। The idea of forcing pigeons to sing in German is absurd. कि ऐसा नहीं है कि प्रशियन सोल्जर्स जाएंगे और बोलेंगे एक कबूतर चलो तुम जर्मन में बात करो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? ये absurd है, इलॉजिकल है, बट इट रिफ्लेक्ट्स फ्रांसिस ग्रोइंग सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, ये क्या दिखा रहा है कि फ्रांस जो है वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है इस मोमेंट पर। The Germans seem determined to control every aspect of life. और जिस तरह से जर्मन्स ने लैंग्वेज पर कंट्रोल करने की ठानी है, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि वो उनकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की सोचेंगे, और ऐसा होता भी है। अगर आप लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के बारे में सुना होगा, ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट, तो उसमें क्या था, इसी तरह का सिनारियो तो क्रिएट किया था, है ना? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था। तो कोई भी सोसाइटी का जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो ब्लैक्स को अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर वॉर लाइक सिनारियो में भी यही होता है, जो डोमिनेंट कंट्री होती है वो अक्सर ऐसा करती है इंफीरियर कंट्रीज के साथ, राइट? सो कोई भी ऑप्शन ही नहीं छोड़ना है फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर के लिए। एक बार किसी जगह की लैंग्वेज और कल्चर अपने हाथ में कर ली, अपने कंट्रोल में कर ली, फिर वहां के लोग तो ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में हो ही जाते हैं। लैंग्वेज इज अ कोर पार्ट ऑफ हु वी आर। हमारी लैंग्वेज ये हमें बताती है कि भाई हम कौन है, हमारा कल्चर पूरी तरह से प्रेजेंट करती है। पिजन्स कूइंग नेचुरली, पिजन्स जो है वो नेचुरल कू करते हैं। फ्रेंच इज नेचुरल टू द विलेजर्स, फ्रेंच जो है वो विलेजर्स के लिए उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। नींद में बड़बड़ाओगे तो देखो कोई भी चाहे कितना ही, देखो इंडियन होगा, नींद में बड़बड़ाएगा तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना, राइट? सो फ्रांस वरीज द जर्मन्स
फ्रांस वरीज दैट, सॉरी यहाँ पर दैट मिस हो गया, दैट द जर्मन्स आर ट्राइंग टू इरेज देयर वेरी आइडेंटिटी। फ्रांस को चिंता है कि जर्मन्स जो है ना वो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कंट्रोलिंग हाउ दे कम्युनिकेट। किस बात को कंट्रोल करके कि भाई कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन इन द मोस्ट बेसिक वेज, बहुत ही बेसिक तरह से कि भाई स्कूल में ही आप बिल्कुल ही बंद कर दो फ्रेंच पढ़ाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? What did France notice that was unusual about the school that day? Important question. फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि यार उस दिन क्या अनयूजुअल था स्कूल में? तो देखो यूजुअली क्या होता था, बहुत केओस, बहुत बसल होता था, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज आती थी, वो चैप्टर को रिपीट कर रहे होते थे इन यूनिजन, राइट। टीचर्स के जो रूलर्स होते थे उनकी रैपिंग की आवाज आती थी टेबल पर, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये सब कुछ सुनाई देता था। बट ऑन दैट डे सब कुछ, एवरीथिंग वॉज absolutely still. In fact, जो एम हेमल थे उनका ड्रेसअप वॉज अनयूजुअल, वो रेगुलर नहीं था, वो बहुत डिफरेंट कुछ पहना था उन्होंने। सो द स्कूल वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑन देयर सीट्स, हर बच्चा अपनी सीट पर बैठा था। देयर वाज नो बसल एंड फ्रांस वाज नॉट स्कोल्डेड। सबसे बड़ी बात तो भाई फ्रांस को डांट भी नहीं पड़ी। एम हेमल वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, एम हेमल ने बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहना था फ्रिल्ड शर्ट के साथ, और साथ में ब्लैक सिल्क कैप जो कि पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी, जो वो सिर्फ ओकेजनली पहनते थे। ऑल द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग इन द क्लास टू, विलेज एल्डर्स भी क्लास में बैठे थे। ऑल दीज एक्टिविटीज वर क्वाइट अनयूजुअल दैट डे। आप इसको एड ऑन कर सकते हो, जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोले वो भी आप एड ऑन करके, अगर ये एक लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो यू कैन आंसर दैट एज वेल। Next question. You realize the true value of a thing only on losing it. आप ना किसी भी चीज की वैल्यू तभी समझते हो यार जब आप उसे खोते हो। ये जो है इस चैप्टर से आप अच्छे से सीख रहे हो। सो कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। यू हैव टू कॉमेंट ऑन दिस फ्रेज, दिस स्टेटमेंट, ठीक है, कि भाई लास्ट लेसन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि तुम्हें भावनाओं में बहना है और तुम यहाँ पर अपने ब्रेकअप्स और अपने दुख भरी दास्तान लिख रहे हो, नहीं, आपको द लास्ट लेसन को रेफरेंस बनाना है और उससे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर थीम पर, इस पर्टिकुलर लाइन पर इलाबोरेट करना चाहो कर सकते हो। नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल चैप्टर का नाम और ऑथर के नाम से शुरू करो। कैसे? द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे परफेक्टली इलस्ट्रेट्स द ट्रूथ। जो ये चैप्टर है अल्फोंस डोडे के द्वारा जो लिखा गया है, ये बहुत क्लियरली एक ट्रूथ पर बात करता है, उसको इलस्ट्रेट करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। वी ऑफन टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और वही सेम लाइन आपने लिख देनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, या अगर नहीं समझ में आ रहा है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है अपनी लैंग्वेज में लिखने में, आप एज इट इज वो लाइन लिख दोगे, चल जाएगा काम। कि भाई हम अक्सर ना चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं कई बार, अनटिल दे आर थ्रेटन्ड और लॉस्ट, जब तक वो हमसे उसके खोने का डर हमें नहीं होता है या वो हमसे खो ही जाती है। तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस, जो स्टोरी है वो फ्रांस के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्टोरी फ्रांस की ही है। एक बच्चा जो इनिशियली शोज इनडिफरेंस, जिसको ना इनिशियली एकदम वो वाला एटीट्यूड होता है, यार आई डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल, ऐसा वाला एटीट्यूड, तो उसको इनडिफरेंस बोलते हैं। टुवर्ड्स हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने फ्रेंच लेसन्स की तरफ वो ये एटीट्यूड दिखाता है। हाउएवर, लेकिन when the Prussians declare French will be replaced by German, a sudden realization dawns on France and the villagers. लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई अब फ्रेंच नहीं पढ़नी है, अब फ्रेंच की जगह लेगी जर्मन, तो सडनली उन लोगों को चीजें रियलाइज होती है, उनके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आने लगती है, रिग्रेट आने लगता है, राइट, फ्रांस के मन में भी और विलेजर्स के मन में भी। The value of their language once a mundane part of daily life. mundane का मतलब होता है एकदम बोरिंग, कि आज से पहले कि भाई जो लैंग्वेज उन्हें बोरिंग लगती थी, मंडेन लगती थी, डल लगती थी, अब सडनली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और वो अनडिनाइबली प्रेशियस हो जाती है, भाई बहुत कीमती हो जाती है उनके लिए, राइट। फ्रांस रिग्रेट्स नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, अब फ्रांस को बड़ा दुख होता है कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी टाइम पर। वाइल द विलेजर्स लेमेंट, विलेजर्स भी जो है अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, दुख का, दुख जता रहे हैं। नॉट फुल्ली अप्रिशिएटिंग देयर नेटिव टंग, कि भाई हमने भी अपने नेटिव लैंग्वेज को अप्रिशिएट नहीं किया, इंपॉर्टेंस नहीं दी। एम हेमल्स पैशनेट टीचिंग, एम हेमल की जो पैशनेट टीचिंग थी, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज यूजुअल लेसन्स, उन्होंने भी दिखाया एक तरह से, आज से पहले तो वो नहीं पढ़ाते थे इतने पेशेंस के साथ, डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज उन्होंने इतनी पैशनेट टीचिंग की, तो ये भी एकदम ऑपोजिट दिखा रहा है, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है उनकी अक्सर जो यूजुअल लेसन्स दिया करते थे उसके मुकाबले। फर्दर एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है। द विलेजर्स अटेंडेंस एट द लास्ट लेसन, और विलेजर की जो अटेंडेंस है, विलेजर्स की जो अटेंडेंस थी उस चैप्टर को, उस लास्ट लेसन में,
चैप्टर नहीं है, आई मीन ये आपके लिए चैप्टर है, लेकिन उनके लिए वो आखिरी लेक्चर था। तो इस आखिरी लेक्चर में उन लोगों की अटेंडेंस जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ प्लेस दे ऑफन अवॉइडेड, एक ऐसी जगह जो उन्होंने हमेशा अवॉइड की, पहले तो कभी गए नहीं। शो केसेस, ये क्या दिखाता है, शो केसेस की जगह पे आप प्रेजेंट्स पे लिख सकते हो। देयर न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज, ये दिखाता है कि यार नई नई जो इनके मन में रिस्पेक्ट आई है अपनी लैंग्वेज को लेकर। द स्टोरी सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल, ये जो स्टोरी है ये हमें एक कॉशनरी टेल देता है ना। कॉशनरी टेल मतलब कि हमें अवेयर कर रहा है, ठीक है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें बार बार याद दिला रहा है हमें चेरिश करना चाहिए हमारे पास अभी जो भी है, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारे लोग, हर किसी को जो अभी इस मोमेंट में हमारे साथ है, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। द लॉस ट्रिगर्स अ डीप सेंस ऑफ रिग्रेट, क्योंकि एक बार हमने ये चीजें खो दी तो बहुत रिग्रेट हमारे पास आता है, ठीक है, हम रिग्रेट से भर जाते हैं। हाईलाइटिंग द वैल्यू वी ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज until it's slipping away, राइट। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में यही होता है, जब तक चीजें हमसे दूर नहीं चली जाती हम वैल्यू नहीं करते हैं। सो ये हमें एक कॉशनरी टेल बेसिकली इसको बोला गया है, क्योंकि हमें अवेयर कर रहा है कि इससे पहले देर हो जाए संभल जाते हैं, राइट। सो दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये लास्ट वाला मैंने लॉन्ग आंसर टाइप रखा है ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप की वे में भी प्रेजेंट कर सको। ऑल्दो जो लॉन्ग आंसर टाइप है उनका वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स रहा है पास्ट ईयर्स में, इस साल भी यही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं, राइट। तो 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। किसी को अगर ये आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप अपने लिए पॉइंटर्स उठाकर अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। एंड अगर ये नोट्स आपको चाहिए देन यू विल हैव टू विजिट, यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर ये आपको स्लाइड्स जो है अवेलेबल हो जाएंगी इन PDF फॉर्मेट। I hope you loved the lecture and let me know if you guys have any doubts in the comment section. I will see you in the next class. Bye bye and thank you so much.